Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Welcome to my channel. The topic for today's discussion is chapter 12 of first year KP board mathematics book, that is about graphs of trigonometric functions. So you must have the idea of these basic trigonometric functions, that is sine, cos, tan, cot, cosecant and secant. बेसिकली ये जो कॉट है ये हमारे पास टैन का रेसिप्रोकल होता है, कोसीकेंट हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट मेरे पास कॉट का रेसिप्रोकल होता है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। हम इस लेक्चर में फर्स्टली डोमेन एंड रेंज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की डोमेन एंड रेंज लिखूंगी एंड मैं आपको सिखाऊंगी कि हम किस तरह से डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन्स एंड रेंज फाइंड करनी है। वो करने के लिए आपको ये टेबल, इस टेबल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए पहले हम ये टेबल कवर करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। ओके, सो डोमेन ऑफ फंक्शन को डिस्कस करते हैं। डोमेन क्या होती है आपके पास? ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन द फंक्शन फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। अब फंक्शन, बेसिक फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं कोई भी वैल्यू ऐसी लिख सकती हूँ, कोई भी पोलिनोमियल लिख सकती हूँ जो एक्स की टर्म्स में, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन, वन ओवर एक्स। मैं इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस बना सकती हूँ, ठीक है। एंड हम इसको नाम दे देते हैं वाई की, जस्ट एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। अब डोमेन क्या है? डोमेन वो वैल्यूज़ हैं जो हम इन फंक्शंस के अंदर पुट करते हैं एक्स की जगह पे, एंड उन वैल्यूज़ का हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा। जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं यहाँ पे एक्स की जगह पे, हम जो जो वैल्यूज़ पुट करते हैं वो हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्स प्लस वन फंक्शन है, इसकी अगर मैं डोमेन बनाऊँ तो मेरे पास वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन है। यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एक टेबल बनाती हूँ और इसमें मैं एक्स प्लस वन की डिफरेंट वैल्यू, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करती हूँ, ये एक्स आ गया, यहाँ पे मेरे पास वाई है। अब इसमें मैं एक्स की वेरियस वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ, लाइक आई कैन पुट -1, 0, 1, 2, 3। अब इन वैल्यूज़ को जब मैं इसमें पुट करती हूँ वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन में, जब -1 एक्स की वैल्यू, तो -1 प्लस वन मेरे पास आया 0, 0 प्लस वन मेरे पास आया 1, 1 प्लस वन मेरे पास 2, 2 प्लस वन मेरे पास 3 और 3 प्लस वन मेरे पास 4 आ गया। अब ये y की वैल्यूज़ का एक सेट है, ये x की वैल्यूज़ का एक सेट है। जो आपके पास x की वैल्यूज़ होती हैं फंक्शन में वो डोमेन कहलाती हैं, और जो y की वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं ये रेंज है। ये डोमेन एंड रेंज के दो सेट्स होते हैं। अब डोमेन में वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं x की जगह पे, लेकिन डोमेन में हमारे पास एक कंडीशन होती है कि वो वैल्यूज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा फंक्शन डिफाइंड रहे, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, नेगेटिव भी पुट कर सकती हूँ, पॉजिटिव भी पुट कर सकती हूँ। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। अनडिफाइंड फॉर्म्स मेरे पास कैसी होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, अनडिफाइंड फॉर्म्स हमारे पास होती हैं लाइक इन्फिनिटी, ठीक है, या 1/∞, ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास ऐसी फॉर्म नहीं आती है। इट मीन्स कि यहाँ पे मैं x की कोई भी वैल्यू डाल सकती हूँ। अब हमारे पास सेट्स में सबसे बड़ा सेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे जब मैं इसकी डोमेन लिखूँगी तो आई कैन राइट इट एज ऑल रियल नंबर्स, के सारे रियल नंबर्स का सेट में से कोई भी वैल्यू उठा लो, मैं इसके अंदर पुट कर सकती हूँ, मेरा आंसर बिल्कुल डेफिनेट आएगा, डिफाइंड आएगा। इसको लिखने का एक और तरीका है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि x इज़ बिटवीन -∞ एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी, x इज़ बिटवीन -∞ एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी, x इज़ ग्रेटर दैन -∞ एंड लेस दैन पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये दरम्यान में हमारे पास 0 होता है, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि x की यहाँ पे -∞ से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इसके बाद अब मैं रेंज को अगर डिस्कस करूँ तो रेंज मेरे पास क्या है? जो आंसर्स हमारे पास आते हैं, ठीक है, रिजल्ट हमारे पास जो आता है ना, रिजल्टिंग सेट होता है, वाई की जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे पास रेंज होती हैं। अब इधर देखा जाए तो वाई की भी वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह आगे मैं 5, 6, 7 एक्स की जगह डालूंगी तो वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ आती रहेंगी, और इधर से एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ और डालती जाऊँगी तो वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। आप ये करके देख सकते हैं, आप 10 तक वैल्यूज़ डाल के देख लें, आपके पास रेंज में भी वेरियस डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी सारी। तो इट मीन्स वाई भी हमारे पास क्या है? यहाँ पे वाई में भी हमारे पास सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो ना आए, सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूँगी? ऑल रियल नंबर्स, या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब अगर मैं कोई, हम अब ऐसी एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म भी आ रही हो, ताकि आपको अनडिफाइंड फॉर्म की कंप्लीटली समझ आ जाए। अब अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ वाई इज इक्वल्स टू 1/x, अगर मैं फंक्शन लेती हूँ तो आप थोड़ी देर वीडियो पॉज करके सोचें कि यहाँ पे ऐसी एक्स की कौन सी वैल्यू पुट की जा सकती है विच गिव्स मी इन अनडिफाइंड आंसर। ओके, नाउ अब अगर यहाँ पे मैं x1 पुट करूँ मेरे पास 1 आएगा, x2 पुट करूँ मेरे पास 1/2 आंसर आ जाएगा, 3 पुट करूँ 1/3 आंसर आएगा, अनडिफाइंड नहीं बनता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू 1/0। इसको आप कैलकुलेटर पे फाइंड करके देखिए, आपके पास ये मैथ एरर देगा कैलकुलेटर पे। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास क्या है? आंसर क्या है? अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए कैलकुलेटर भी उस पर मैथ एरर दे देता है, वो कंप्यूट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 0 पे आंसर क्या आ रहा है? मैथ एरर आ रहा है। इट मीन्स ये वैल्यू इसमें फंक्शन में मैं पुट नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास अनडिफाइंड आंसर आ रहा है, अनडिफाइंड आंसर दे रहा है। तो अब इसकी जब मैं डोमेन लिखूँगी तो मैं कैसे लिखूँगी?
डोमेन इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स, लेकिन सारे रियल नंबर्स हैं बट हम उसमें से माइनस कर रहे हैं एक रियल नंबर, वो क्या है, ज़ीरो। इसके डोमेन में सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं रियल नंबर्स के, लेकिन क्या नहीं आ सकता, ज़ीरो नहीं आ सकता। ये रिप्रेजेंटेशन हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं डोमेन रेंज को। अब अगर मैं ये दूसरी वाली रिप्रेजेंटेशन में इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, मैं एक्स अप्रोचेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये मेरे पास दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हैं अपनी डोमेन को एक्सप्रेस करने की। ओके, और नाउ लेट्स मूव टू द रेंज। अब रेंज को अगर हम डिस्कस करें तो देखें यहाँ पे रेंज हमारे पास क्या था, जो आंसर्स आते हैं एक्स की वैल्यूज़ पुट करने के बाद, तो देखिए एक्स की 1 2 3 डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करूँगी, मेरे पास डिफरेंट आंसर्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे न्यूमिनेटर पे मेरे पास 1 मौजूद है। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे x के नीचे कोई भी वैल्यू डाल दूँ, लेकिन न्यूमिनेटर में क्योंकि 1 मौजूद है तो इस y का आंसर कभी भी 0 तो नहीं आएगा ना। यहाँ पे आंसर 0 लाने के लिए यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन 0 तो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज x तो हमारे डिनोमिनेटर में और x में भी हम 0 नहीं पुट कर सकते। न्यूमिनेटर में 1 मौजूद है, इट मीन्स कि ये आंसर इसमें कभी भी 0 नहीं आएगा। आंसर 1 से ग्रेटर या 1 से लेस ऐसी वैल्यूज़ आएंगी, 0 वाली टर्म इसमें कभी नहीं आ सकती। तो इट मीन्स कि रेंज में हमारे पास कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, 0 मिसिंग है, 0 नहीं आ सकता। बाकी आप इधर 1 पुट करें x की जगह 1/1 1 आ जाएगा, 2 पुट करें 0.5 आ जाएगा। पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ सकती हैं लेकिन एक्जैक्टली 0 नंबर नहीं आएगा। पॉइंट्स की वैल्यूज़ डेफिनेटली आ सकती हैं, ठीक है। 1/2 हमें पता है हमें 0.5 के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह 1/3 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी पॉइंट्स में आएगा, वो वैल्यूज़ आ सकती हैं लेकिन एक्जैक्टली 0 एलिमेंट नहीं आ सकता रीजन में लिख सकते, ठीक है। सॉरी, ये मेरे से थोड़े से मिस्टेक हो गया। माइनस इन्फिनिटी 1/x is greater than minus infinity and is less than positive infinity and 1/x will not be equals to 0, यानी कि इसको आप इस तरह लिख सकते हैं y के टर्म्स में, y is less than greater than minus infinity and is less than positive infinity and y is not equals to 0। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज से आपको आइडिया हो गया। डोमेन मेरे पास क्या होता है, वो सेट होता है जो हमारे पास x की वैल्यूज़ पुट करते हैं, एंड रेंज वो सेट होता है जो हमारे पास आंसर आता है। एंड इसमें हमने ख्याल ये रखना होता है कि x की हम वो वैल्यूज़ नहीं डाल सकते जिनमें हमारे पास आंसर क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। अब हम साइन थीटा की, साइन p की हम डोमेन रेंज डिस्कस करते हैं। y इज़ इक्वल्स टू साइन p, इसकी हमने डोमेन एंड रेंज डिस्कस करनी है। इसके लिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा टेबल बना लेती हूँ जिसमें मैं डिफरेंट वैल्यूज़ डाल लेती हूँ। ओके, सो ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर से देख के पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है, जो जिसको मैं 0.5 लिख सकती हूँ। साइन 60 डिग्री 0.8 के इक्वल होता है, बेसिकली ये √3/2 के इक्वल होता है, इसको हम 0.8 लिख सकते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में साइन 90 आपके पास 1 के इक्वल होता है, एंड 180 डिग्री 0 के इक्वल होता है, 270 डिग्री -1 के, एंड 360 डिग्री 0 के इक्वल होता है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, अब यहाँ पे आप रेंज के सेट में देख सकते हैं आपके पास हाईएस्ट वैल्यू 1 है और लोएस्ट -1 है। तो मैं यहाँ पे थोड़े से ही पॉइंट्स लगाऊंगी। यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया, ये मेरे पास 0.5 है, और यहाँ पे मेरे पास आ गया -1। अब 30 पे मेरे पास 0.5 है, साइन 0 पे 0 है, पहला पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया। साइन 60 पे मेरे पास 0.8 है, 0.8 के यहाँ लाई कर रहा होगा। ये मेरे पास तीसरा पॉइंट आ गया। 90 पे मेरे पास 1 होता है, 180 पे मेरे पास 0 होता है, 270 पे -1 होता है, एंड 360 पे 0 होता है। साइन का ग्राफ कभी भी साइन कॉस टैन ये सारी कर्व्स होती है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो आप जब भी ग्राफ बनाए, मैं यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं लगाऊंगी, कर्व ही लगाऊंगी। ओके, मैंने यहाँ पे अंदर से पॉइंट्स नहीं लिए क्योंकि जब हम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे जो कि 12.2 में है, तब हम इन डिटेल ग्राफ्स बना लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये ग्राफ बना रही हूँ। ओके, ये थोड़ा सा क्योंकि मैंने प्रिसाइज स्केल नहीं लिया तो ये बिल्कुल एक्जैक्ट भी नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे साइन का ग्राफ होता है और ये आगे सो ऑन चलता रहेगा जब तक हम यहाँ पे और वैल्यूज़ डालते रहें। तो ऐसी कर्व्स हमारे पास साइन के ग्राफ की। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ डोमेन में हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। मैं 0 30 60 सब वैल्यूज़ डाल सकती हूँ। आप और भी कैलकुलेटर से डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के देखें, कोई वैल्यू आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें मेरे पास आंसर अनडिफाइंड है, जिसमें आपके पास मैथ एरर आए। सिमिलरली इट मीन्स कि हमारे पास डोमेन में सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो साइन टी की डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ t इज़ लेस देन इन्फिनिटी एंड इज़ ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। ओके, ये डोमेन आ गई। अब रेंज लिखनी है हमने। अब रेंज में अगर आप ऑब्जर्व करें ग्राफ के थ्रू भी, तो हमारे पास -1 से 1 तक ग्राफ जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा ग्राफ। साइन का ग्राफ -1 से 1 तक जा रहा है, इससे ज़्यादा ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं आ रही। 360 के बाद साइन का ग्राफ रिपीट होना शुरू हो जाता है, सारी वैल्यूज़ रिपीट होंगी हमारे पास। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है कि साइन का पीरियड 2 पाई होता है, इसलिए 360 के बाद सारी वैल्यूज़ रिपीट होती हैं 2 पाई के बाद।
अच्छा, अब यहाँ रेंज में हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 1 और लोएस्ट वैल्यू क्या है -1। इट मीन्स साइन का ग्राफ -1 और 1 के दरमियान में है। तो जब मैं यहाँ पे साइन रेंज लिखूँगी तो मैं क्या लिखूँगी कि साइन t ग्रेटर देन -1 है एंड लेस देन +1 है। ये मेरे पास साइन t की रेंज आ गई है। इस डोमेन और रेंज को मैं अपने टेबल में लिख लेती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हम अपना टेबल फिल करते जाएंगे। ओके, यहाँ मैंने साइन t की डोमेन लिख ली, t इज़ लेस देन इन्फिनिटी एंड इज़ ग्रेटर देन -इन्फिनिटी। एंड रेंज में हम हमेशा या तो y लिखते हैं, ठीक है, ये y इज इक्वल्स टू साइन टी, या तो y लिखते हैं या हम ये पूरा सेट लिखते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन टी इज़ लेस देन इन्फिनिटी इज़ लेस देन +1 इज़ ग्रेटर एंड इज़ ग्रेटर देन -1। या आप ऐसे लिख सकते हैं -1 इज़ y इज़ ग्रेटर देन -1 एंड इज़ लेस देन 1। आप y यूज़ करें या साइन टी यूज़ करें, एक ही बात है क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं। ओके, अब हम कॉस टी की डोमेन रेंज फाइंड करेंगे। अब मैंने कॉस टी का यहाँ ग्राफ बना लिया है। मैंने टी की वैल्यू 0, 30, 60, 90, 180, 270 एंड 360 ली है। एंड कॉस मैंने कैलकुलेटर पे कर लें, या वैसे आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए तो इट्स बेटर आप ये वैल्यूज़ चेक कर लें, आपके पास यही रिजल्ट्स आते हैं। अब मेरे पास कॉस 0 पे 1 वैल्यू दे रहा है एंड 30 पे 0.8 दे रहा है। 0.8 के यहाँ लाई कर रहा होगा। 60 पे मेरे पास वैल्यू है 0.5, यानी कि ये पॉइंट। 90 पे मेरे पास वैल्यू 0 है। 180 पे मेरे पास वैल्यू है -1, 270 पे 0, 360 पे +1। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर लूँ तो मेरे पास एक कर्व लाइन के थ्रू ये ज्वाइन होंगे। इस तरह ये ग्राफ सो ऑन चलता रहेगा अगर मैं ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती जाऊँ। 360 के बाद कॉस की भी वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। आप देखें यहाँ पे 0 पे 1 था, 360 पे अगेन 1 आ गया एंड अब ये आगे सारी वैल्यूज़ रिपीट होंगी। ओके, सो अब हमारे पास ये कॉस का ग्राफ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास सारे नंबर्स अगर आप पुट करें तो आपके पास आंसर कभी भी अनडिफाइंड नहीं आता। कॉस का ग्राफ भी देखें स्मूथ मूव कर रहा है, कोई यहाँ पे इन्फिनिटी वाला एलिमेंट नहीं आता। हम सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, इसीलिए हमने कुछ करके देख भी लिए हैं। और इसलिए कॉस की डोमेन क्या हो जाएगी मेरे पास, ऑल रियल नंबर्स, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ t इज़ ग्रेटर देन -इन्फिनिटी एंड t इज़ लेस देन +इन्फिनिटी। और रेंज मेरे पास क्या आ जाएगी। अब रेंज देखें, यहाँ पे -1 है और ये +1 है। -1 और +1 के दरमियान में है। कॉस का भी ग्राफ -1 और +1 से ज़्यादा वैल्यूज़ पे नहीं जाता है। यहाँ पे हम और वैल्यूज़ इसीलिए मैंने नहीं बनाई क्योंकि बाकी वैल्यूज़ आती नहीं है हमारे पास ग्राफ में। तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, -1 इज़ कॉस t इज़ ग्रेटर देन -1 एंड इज़ लेस देन +1। इसकी भी डोमेन एंड रेंज हम अपने टेबल में लिख लेते हैं ताकि हमारा टेबल भी कंप्लीट होता जाए। यहाँ पे मेरे पास आ गया -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यहाँ पे मेरे पास आ गया कॉस ऑफ t इज़ लेस देन +1 एंड इज़ ग्रेटर देन -1। एक चीज़ जो मेरे इससे पीछे मिस्टेक हो गया, देखिए हमारे पास कॉस और साइन के ग्राफ में -1 और +1 एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ रही थी ना, तो मैं यहाँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन डालूंगी। ओके, यहाँ पे हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन डालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इक्वालिटी का साइन नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इन्फिनिटी है एंड इन्फिनिटी का हमें नहीं पता इन्फिनिटी की क्या वैल्यू होती है, इसलिए हम यहाँ इक्वालिटी साइन नहीं डालते। इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है, या तो इन्फिनिटी कोई स्पेसिफिक नंबर होता, हमें इसकी वैल्यू पता होती तो मैं यहाँ इक्वालिटी डाल देती। जैसे 1 की मुझे वैल्यू पता है लेकिन इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए आई विल नॉट पुट दी इक्वालिटी साइन। ओके, कॉस की भी हमारे पास डोमेन रेंज आ गई। अब हम थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज़ y इज़ इक्वल्स टू tan t की तरफ मूव करते हैं। अब tan t का मैं टेबल बना लेती हूँ, आप भी अपने पास टेबल बनाएं। t y इज़ इक्वल्स टू tan t आ गया। यहाँ पे मेरे पास मैंने 0, 30, 60, 90, 180, 270 एंड 360 वही वैल्यूज़ अपनी ले ली। अब मेरे पास tan 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/√3 होता है। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग बनेगा, ये भी 0 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू होगी। 90 पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ tan, तो मेरे पास कैलकुलेटर कोई आंसर नहीं देता, मैथ एरर देता है। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है। उसके बाद 180 पे आपके पास ये भी कोई वैल्यू देगा, 1.3, आप चेक कर लीजिएगा क्या वैल्यू है, वैल्यू देगा। और 270 पे भी मेरे पास इन्फिनिटी हो जाता है, और 360 पर भी कोई ना कोई वैल्यू दे देगा। यू कैन चेक इट फ्रॉम योर कैलकुलेटर्स। अब यहाँ पे मेरे पास
इशू क्रिएट हो रहा है। पहले तक तो अब तक जब मैं कर रही थी साइन कॉज में, मेरे पास कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आ रही थी, सारी वैल्यूज़ डिफाइंड थी आ रही थी। लेकिन टैन के ग्राफ में मेरे पास वैल्यूज़ डिफाइंड नहीं है। कौन सी दो वैल्यूज़ डिफाइंड नहीं है? 90 पर एंड 360 पर मेरे पास आंसर 360 पे आ रहा है 90 पर एंड 270 पर मेरे पास आंसर नहीं आ रहा। 360 पे वैल्यू डिफाइंड है। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अब हम डोमेन किस तरह लिखेंगे? 90 पर वैल्यू नहीं आ रही और 270 पर नहीं आ रही, इट मीन्स इन दो नंबर्स पर मेरे पास इस डोमेन में नहीं आ सकते क्योंकि इन दोनों पर आंसर डिफाइंड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से ग्राफ बना के आपको समझाती हूँ। देखिए टैन की वैल्यू मेरे पास यहाँ 90 पर नहीं आई, यहाँ π/2 है। 90 पर मेरे पास वैल्यू नहीं आई एंड उसके बाद मेरे पास कहाँ पे वैल्यू अनडिफाइंड आई? 3π/2 पे अनडिफाइंड आई है। तो अगर मैं इस सर्कल को देखें, इट मीन्स कि यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन पे मेरे पास एक तो 90 पे वैल्यू अनडिफाइंड आई, दूसरा 3π/2 पर भी अनडिफाइंड आई। अब अगर मैं इसको यहाँ से मज़ीद मूव करूँ तो देखें यहाँ से यहाँ तक 90 था, यहाँ से यहाँ तक 90 था और यहाँ से यहाँ तक π/2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक π/2 है। यहाँ से अगर मैं यहाँ मूव करूँगी तो π/2 प्लस π/2 हो गया ना, विच इज़ इक्वल्स टू 2π/2 यानी कि पाई। यहाँ पे मेरे पास पाई बन रहा है। अब यहाँ से जब मैं इधर मूव करूँगी तो π/2 पाई प्लस π/2 आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू 3π/2। यहाँ पे मैं मूव करूँगी तो मेरे पास 4π/2 आ गया। यहाँ पे मैं मूव करूँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 5π/2। यहाँ मैं मूव करूँगी तो 6π/2। इधर मूव करूँगी तो 7π/2। लेकिन इधर हॉरिजॉन्टल लाइन पे मेरे पास आंसर डिफाइंड है, मेरे पास आंसर डिफाइंड खाली वर्टिकल लाइन पे नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं जब मूव करूँगी तो मेरे पास आ गया 9π/2, इधर तक 8π/2 होगा और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 9π/2। क्योंकि 90 के क्वाड्रेंट्स है ना, क्वाड्रेंट्स के बीच में आपस में एंगल 90 है, इसलिए मैं π/2 ऐड करती जा रही हूँ। तो अब देखें, अब हमारे पास इशू क्या है कि मेरे पास आंसर्स कहाँ नहीं आ रहे? इस वर्टिकल लाइन पे नहीं आ रहे, यानी π/2 पे नहीं आ रहे, 3π/2 पे नहीं आ रहे, 5π/2 पे नहीं आ रहे, 7π/2 पर नहीं आ रहे और 9π/2 पर नहीं आ रहे। अगर ये मज़ीद रोटेशंस करो तो मज़ीद भी इन वैल्यूज़ पे मेरे पास आंसर्स नहीं आएंगे टैन के। यानी ये जो मेरे पास π/2 है, देखें ये सब में रिपीट हो रहा है। इसको अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचता है? 1 3 5 7 9, ये सीरीज़ बन रही है मेरे पास। अब देखें ये मेरे पास क्या है? ये ऑड नंबर्स हैं, सारे ऑड नंबर्स की सीरीज़ बन रही है। तो अगर मैं इन सारे नंबर्स की जगह n लिख दूँ, लेकिन ये तो ऑड नंबर्स हैं, n में तो सारे नंबर्स आ जाएंगे, ऑड एंड इवन बोथ आ जाएंगे, मुझे खाली ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो अगर इस n के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये तो इवन है। लेकिन किसी भी इवन नंबर, फॉर एग्जांपल 2 है, इसके अंदर मैं एक ऑड नंबर 1 ऐड करवा दूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है? 3, विच इज़ एन ऑड नंबर। मेरे पास एक नंबर है 4 जो कि एक इवन नंबर है, इसके अंदर मैं 1 ऐड करवा दूँ तो मेरे पास 5 बनता है, विच इज़ एन ऑड नंबर। मेरे पास एक इवन नंबर है 8, इसके अंदर मैं 1 ऐड करवा दूँ तो मेरे पास 9 बनता है, विच इज़ एन ऑड नंबर। तो आपको पता है इवन और ऑड नंबर वैसे भी ऑल्टरनेटिव नंबर होते हैं, पहले एक इवन नंबर होता है, अगला ऑड होता है। तो अगर इवन नंबर के अंदर मैं 1 प्लस करवा दूँ किसी एक इवन नंबर के अंदर तो ऑटोमेटिकली ये नंबर क्या बन जाएगा? एक ऑड नंबर बन गया ना। तो ऑड नंबर्स की बेसिक ये रिप्रेजेंटेशन है। ये किस तरह से बनी ये मैंने आपको बता दी है। इस तरह से ऑड नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाई है कि 2n एक इवन नंबर है ये सारे, और इनके अंदर मैंने 1 ऐड किया तो मेरे पास ये ऑड नंबर्स बन गए। तो इन सारे ऑड नंबर्स को जब मैंने रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी 2n+1, और यहाँ मैं डिफ़ाइन कर दूँगी कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n की जगह आप 0 पुट करें तो आपके पास π/2 आ जाएगा, n की जगह आप 2 पुट करें तो 2 × 2 4 + 1 5π/2 आ जाएगा। इस तरह आप n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते थे, आपके पास ये सारे एलिमेंट्स बनते जाएंगे। तो अब डोमेन में मैंने डोमेन लिखनी थी। बेसिकली डोमेन के लिए मैंने ये चीज़ बनाई है क्योंकि मैं डोमेन के अंदर ऐसे तो नहीं लिख सकती ना ऑल रियल नंबर्स माइनस ये सारी वैल्यूज़, ये तो 100 ऑन चल रही हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रही हैं। तो मुझे डोमेन में इस तरह की फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म लिखनी है। अब ये एक मेथड है मैथमेटिकल चीज़ों को लिखने का कि हम जनरलाइज्ड फॉर्म बना के लिखते हैं। अब मैंने क्या लिखनी है? मैंने डोमेन लिखनी है कि ऑल रियल नंबर्स डोमेन है, लेकिन उसमें से क्या माइनस हो रहे हैं? इस टाइप के एलिमेंट्स माइनस हो रहे हैं। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? मेरे पास फंक्शन क्या था? tan t था ना, t की वैल्यूज़ का मैंने बताना है। तो मैं लिखूँगी डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर्स t such that t is equal to 2n+1 whole π/2,
यानी डोमेन में ऑल रियल नंबर्स हैं, लेकिन उसमें से कैसे नंबर्स माइनस हो रहे हैं, ऐसे नंबर्स जिसमें 2n+1 होल पाई बाई 2 आ रहा है, जो कि नंबर्स हम कैलकुलेट करके देख चुके हैं, ये वाले नंबर्स बनते हैं। डोमेन में सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये वाले रियल नंबर्स उसमें से माइनस हो रहे हैं। इसको लिखने का एक और तरीका ये भी है कि मैं लिख सकती हूँ t approaches from minus infinity to positive infinity and t is not equals to 2n+1 whole pi by 2। आप दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हैं। आप लोग इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने यहाँ नॉट इक्वल टू लिखा है, यहाँ इक्वल टू लिखा है। यहाँ मैंने इक्वल टू इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने बाहर माइनस साइन डाल दिया है। मैंने यहाँ बाहर माइनस साइन डाल के लिखा है कि ये वाले एलिमेंट्स रियल नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट हो गए, और यहाँ मैंने एंड का साइन डाल के लिखा है कि ये वाले एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये डिफरेंस है दोनों नोटेशंस में। और अब अगर मैं रेंज का सेट लिखूं तो देखिए रेंज तो क्लियरली नज़र आ रही है, यहाँ पे मेरे पास इन्फिनिटी बन गई है। इट मीन्स रेंज मेरे पास इनफाइनाइट है। टैन का ग्राफ हमारे पास अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये इस तरह इनफाइनाइट जा रहा होता है, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ये सो ऑन चलता रहेगा जितनी हम वैल्यूज़ इंक्रीज़ करते रहेंगे। तो इसकी रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से tan t इज़ ग्रेटर दैन माइनस इन्फिनिटी एंड इज़ लेस दैन पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसको हम अपने टेबल में ऐड कर लेते हैं ये वैल्यूज़। यहाँ पे मेरे पास डोमेन क्या आ गई, t इज़ लेस दैन इन्फिनिटी इज़ ग्रेटर दैन माइनस इन्फिनिटी एंड t इज़ नॉट इक्वल्स टू 2n+1 होल पाई बाई 2। या मैं इसमें ऐसे लिख सकती हूँ कि ऑल रियल नंबर्स माइनस t सच दैट t इज़ इक्वल्स टू 2n+1 होल पाई बाई 2 के ऐसे नंबर्स में इसमें से माइनस करके डोमेन लिख सकती हूँ। एंड रेंज में मेरे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।